आजकल जो फ्रॉड हो रहा है, जिस बैंक से आपका पैसा कट जा रहा है, तो किस किस तरीके का, वो तरीका क्या क्या है जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ 8-10 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कैसे उससे अवेयर रहें ताकि हम लोग बच सकें। आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो साइबर क्राइम का जो मेन जरिया है वो मोबाइल फ़ोन है। और साइबर क्राइम मेनली रूप से दो तरीके का होता है। एक आपका पैसा से संबंधित, जिसमें आपका साइबर फ्रॉड करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे की ठगी कर ली जाती है। और दूसरा सोशल मीडिया से रिलेटेड, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हैक करके या फेक प्रोफाइल बना के ब्लैकमेल किया जाता है या पैसे का मांग किया जाता है। तो सबसे पहले पे हम लोग आते हैं कि जिसमें आजकल जो फ्रॉड हो रहा है, जिस बैंक से आपका पैसा कट जा रहा है, तो किस किस तरीके का, वो तरीका क्या क्या है जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ 8-10 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कैसे उससे अवेयर रहें ताकि हम लोग बच सकें। सबसे पहले जो अभी सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है जो साइबर क्राइम, वो ये है कि आपको एक अनजान नंबर से कॉल आएगा और उससे बोला जाएगा कि आपका बेटा या बेटी जो कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, वो किसी रेप केस में या किसी ऐसे संगीन अपराध के केस में वो फंस गए हैं। और हम मुंबई क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं, और व्हाट्सएप पे वो अपना एक फेक प्रोफाइल, फेक पुलिस का फोटो भी लगा लेंगे और वो आपसे पैसे का डिमांड करेंगे कि आप 1 लाख दे दीजिए या 50,000 दे दीजिए, तो आपके बेटे को यहीं से हम बेल दे देंगे। तो इस तरीके का फ्रॉड अभी आम है, और ये खास करके पाकिस्तान से +92 वाले नंबर से या नेपाल से ये सब ऑपरेट होता है। तो इसमें क्या करना है कि जो अनजान नंबर से आपको इस तरीके का कॉल आए, तो अनजान नंबर पे आपको रिस्पांस नहीं देना है। सबसे पहले अपना जो आपके जिसके बारे में वो बोल रहा है कि आपका बेटा या बेटी यहाँ पे फंस गया है, उससे बात करने का कोशिश करना है, और किसी भी तरीके का पैसे का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं करना है। ये एक तरीके का है। और जो एक और है कि जिसमें आपको बोला जाता है, वही अनजान नंबर से कॉल आता है, बोला जाता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अपडेट करना है। उसके लिए व्हाट्सएप पे हम आपको एक फाइल भेजते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जैसे जैसे हम बताते हैं वैसा वैसा अपलोड कीजिए। और लोगों को लगता है कि ठीक है, हम इसको कर देंगे तो मेरा बिल अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे एक एपीके फाइल आता है, एपीके लिखा हुआ फाइल जब भी आता है और लोग जैसे उसको क्लिक करते हैं, उनका व्हाट्सएप पे मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है। तो उसके बाद वो आपका सारा उससे जानकारी चुरा लेते हैं। आपका सारा उसमें जो बैंक का जानकारी है या फिर जो भी ओटीपी जो आप पे आएगा, वो उनके नंबर पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो इससे वो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी फ़ोटो हैं, वीडियो हैं आपके पर्सनल, उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। फिर जो आपका बैंक है, बैंक खाते का जो मोबाइल नंबर बैंक में दिया हुआ है, अगर वो मोबाइल नंबर उसी मोबाइल फ़ोन में है, तो वो आपके बैंक से पैसा भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि अनजान नंबर से व्हाट्सएप या अनजान नंबर से या किसी भी नोन पर्सन के द्वारा अगर एपीके फाइल भेजा जाता है, तो पहले हमको वेरीफाई करना है। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एपीके फाइल डाउनलोड ही नहीं करना है। जिसमें एपीके लिखा हुआ हो वो डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। तो ये तो सबको पता है कि कोई भी लिंक है उसको क्लिक नहीं करना है, कोई ओटीपी आए तो वो नहीं शेयर करना है, चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों नहीं हो। तो अब एक तरीके का और अभी कॉल आता है लोगों को, या आपका मेल पे आएगा या व्हाट्सएप पे, कि आपका जो नंबर है वो फर्जी तरीके से किसी फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो आप इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप 9 दबाएं या 8 दबाएं या जो भी चीज़ वो बोलेगा, तो उससे आपका फ़ोन ये मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है, आपका ओटीपी उसके पास चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चीज़ हैं साइबर फ्रॉड के जो तरीके हैं आमतौर पे जो अभी चल रहे हैं वो है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो साइबर फ्रॉड होता है, तो अगर जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनके अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो जो कंप्लेनेंट होता है, जिसके अकाउंट से पैसा कट के साइबर फ्रॉड वाले अकाउंट में गया और उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आया, तो फाइनली आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
तो इसमें ध्यान ये देना है कि जब भी आप अपने अकाउंट पे पैसा मंगवाएं किसी से, तो उस आदमी का कंप्लीट डिटेल अपने पास रखें और अनजान आदमी से पैसा नहीं ले। जैसे आमतौर पे इसमें सीएसपी वाले काफ़ी फंसते हैं। जो सीएसपी वाले आप लोग में से भी बहुत सारे होंगे, या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार। तो उसमें क्या होता है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर होता है वो जिसके अकाउंट से पैसा कटता है, उसके अकाउंट से पैसा वो सीएसपी वाले के अकाउंट पे भिजवा के उससे कैश ले लेते हैं, या दुकानदार के पास भिजवा के उससे कैश ले लेते हैं। और जो साइबर पुलिस पोर्टल पे कंप्लेन करने पे वो अकाउंट उनका फ्रीज हो जाता है और वो अभियुक्त बन जाते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब भी हम किसी से पैसा ले रहे हैं अगर अपने अकाउंट में, तो वो वेरीफाई करना है कि ये जो अकाउंट है वो किसका है, उसका सारा डिटेल अपने पास रखना है। इन फ्यूचर अगर कभी पुलिस आप तक पहुंचती है तो उसके बारे में आप उसको बता सके। सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड में है कि अपना जो आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, खास करके लड़कियों के लिए वो अपना जो फ्रेंड सर्किल है वो सीमित रखें और वहाँ तक रखें जहाँ तक जिनके बारे में उनको जानकारी हो कि ये है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वो अपना ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ऑन रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब आप ऑन कर देंगे तो उसमें आपको 6 नंबर का एक कोड आएगा, पासवर्ड रहेगा। वो पासवर्ड आपको कहीं फिजिकली रूप से लिख लेना है और वो जब आप लिख लेंगे तो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा तो आपके डिवाइस के अलावा कोई और डिवाइस में वो यूज नहीं कर सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप वो आपका हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। या ईमेल आईडी खास करके। अब देखिए ईमेल आईडी से कैसे फ्रॉड हो सकता है, अगर ईमेल आईडी आप अपना सिक्योर नहीं रखते हैं तब। जितना भी फ़ोन है वो सारा ईमेल आईडी से लॉगिन होता है। जब ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो उसमें गूगल फोटोज होता है, गूगल ड्राइव होता है, जिसमें हमारा सारा फोटो, पर्सनल फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो अपना पासवर्ड तक उसको फोटो खींच के रखते हैं, जो नहीं रखना चाहिए, और ड्राइव पे रखते हैं। अगर आपका ईमेल हैक हुआ, जो कि इजीली हैक हो सकता है, कोई एपीके फाइल भेज के या लिंक भेज के, जैसे क्लिक होगा आपका ईमेल आईडी हैक हो जाएगा। अगर पासवर्ड आप बहुत हल्का पासवर्ड रखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, या अपना डेट ऑफ बर्थ रखे हुए हैं, या फिर कोई मोबाइल नंबर रखे हुए हैं, तो वो इजीली हैक हो जाएगा। और जब वो हैक हो जाएगा तो आपका सारा जो फोटो है, पर्सनल फोटो आपके फैमिली का, आपके घर के रिश्तेदार का, वो फोटो साइबर फ्रॉड जो कर रहे हैं उनके पास चला जाएगा। वो उस फोटो का गलत उपयोग कर सकते हैं, उसको एडिट करके, मॉर्फ करके, फेक प्रोफाइल आईडी बना के उसका आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसलिए जितना भी ईमेल आईडी आप लोग यूज करते हैं उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक डिजिट, और वो सारा का एक कॉम्बिनेशन करके एक पासवर्ड बनाए। कभी भी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या 1 2 3 4 5 इस तरीके का पासवर्ड नहीं बनाए। ये सब लोगों को पता होता है आमतौर पे, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन लोग ऐसा करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि मोबाइल आपके पास है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सिम है, वो सिम आपका बैंक में जुड़ा हुआ है, अगर आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हुआ तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ केस आते रहते हैं, कभी किन्हीं का 7 लाख, किन्हीं का 8 लाख, इस तरीके से फ्रॉड हो चुका है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी चल रहा है, जिसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आमतौर पे खुद को समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, वो फंस रहे हैं इस पे। और वो है कि शेयर मार्केटिंग के नाम पे, जैसे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केटिंग करना है, मेरे पास बहुत दिमाग है तो हम शेयर मार्केटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो ऑथेंटिक ऐप है, जैसे शेयर मार्केटिंग करने के लिए जो जीरोधा हुआ, ये जो भी चीज़ हुआ वो अलग चीज़। तो लोग क्या करते हैं कि अपना ब्रोकरेज चार्ज बचाने के लिए किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं या टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि इसमें आपका कम प्रोसेसिंग फी लगेगा और इस ऐप से या तो उसके नाम से मिलता जुलता रहेगा या फिर कोई अलग ऐप से आपको ट्रेडिंग करवाया जाएगा। तो उसमें जैसे जैसे ही आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फिर आपको उसमें प्रॉफिट दिखने लगता है। शुरू में आप उससे विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद जैसे ही आपका 4 लाख, 5 लाख अमाउंट होगा, फिर वो सारा वो वेबसाइट भी बंद हो जाएगा, ऐप भी खत्म हो जाएगा। भले ही वो प्ले स्टोर से ही क्यों नहीं डाउनलोड किया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, आपका पैसा वहाँ चला जाएगा।
तो कभी भी शेयर मार्केट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े, या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट ऐसे जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उससे नहीं अपना शेयर मार्केटिंग करें। हमेशा ऑथेंटिक ऐप से करें। और इसमें एक दिक्कत और है, एक चीज़ और है कि अगर जैसे अनऑथेंटिक ऐप, हालांकि वो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल सकता है तो आपको लगेगा कि वो ऑथेंटिक है, लेकिन उसका जो सोर्स होगा वो ऑथेंटिक नहीं होता है। तो अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो उससे पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जो समस्या आमतौर पे आ रही है। मान लिया 1 लाख रुपए हम लगाए, उसमें 1,10,000 हुआ, हम विड्रॉ कर लिए, तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वो किसी और अकाउंट में जाएगा, और आप जो विड्रॉ करेंगे वो किसी फ्रॉड के अकाउंट से आएगा। तो उससे क्या होगा कि फ्रॉड के अकाउंट से आने के कारण आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और वो पैसा जो आपका दिया हुआ है वो पैसा व्हाइट मनी के रूप में फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा, और ब्लैक मनी जो है या फ्रॉड का पैसा है वो आपके अकाउंट में आके फ्रीज हो जाएगा, और पुलिस फिर आपको पकड़ेगी। तो क्या करना है, आमतौर पे जो बच्चे हैं सभी के पास मोबाइल होता है, तो वो गेम खेलते हैं, छोटा छोटा गेम, उसमें पैसे लगा देते हैं और उससे फिर पैसा विड्रॉ करते रहते हैं, तो उसमें भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। सेम पैटर्न कि आप पैसा दे रहे हैं तो किसी दूसरे अकाउंट पे, पैसा आप पे आएगा तो किसी फ्रॉड के अकाउंट से। तो इस चीज़ को भी मॉनिटर करना है कि जो आपके घर में जो बच्चे हैं या फिर आप ही खुद भी अगर गेम खेलते हैं उस तरीके जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो कोशिश करें कि नहीं करने का। आपका पैसा भी जाएगा और आप फ्रॉड भी बन जाएंगे। अगर आपका आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से है। तो क्या करना है, अगर आपको जानकारी है मोबाइल फ़ोन का, तो अपना सारा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके सेफ रखें। और जो मेन बैंक अकाउंट है जिसमें आपका ज़्यादा पैसा है, 10 लाख 15 लाख, या जो मेन अकाउंट आपका है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो उसको अलग रखें, उससे यूपीआई नहीं चलाएं, और यूपीआई के लिए अलग बैंक अकाउंट खुलवाएं, उसमें कम पैसा रखें और उससे यूपीआई डेली यूज करें। ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। और अगर क्राइम हो जाता है, मान के चलिए आपका पैसा कट गया अचानक से, आपको पता नहीं चला, या फिर कोई ऐप डाउनलोड किए, लिंक डाउनलोड किए, ओटीपी बता दिए और पैसा आपका कट गया, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 1930 पे कॉल करके अपना सारा डिटेल बताना है और कंप्लेन करना है। जितना जल्दी आप कंप्लेन करते हैं तो आपका पैसा होल्ड होने का संभावना रहता है और आपका पैसा रिकवर होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले 1930 पे कंप्लेन करना है। अगर 1930 पे नहीं, हालांकि हो जाएगा 1930 पे, और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप खुद से जाके cybercrime.gov.in पे जाके खुद से वो कंप्लेन आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो खुद से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपने नज़दीकी साइबर थाना जाके उनको ये चीज़ बताइए, और फिर वहाँ पे आपका केस दर्ज होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, उमेश जी ने पूछा है कि मेरा पैसा जो है किसी और अकाउंट पे चला गया है, गलती से चला गया है, भेज कहीं रहे थे और भेज कहीं और। तो जो गलती से पैसा जाता है, जैसे हम नंबर गलती अगर 4 की जगह 5 हो गया तो कहीं और चला जाता है, तो उसके लिए एनपीसीआई का वेबसाइट है, एनपीसीआई पे जाके आप उसको यूपीआई डिस्प्यूट करके एक सेक्शन होगा, उसमें आप वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए अगर गलती से पैसा किन्हीं के पास चला जाता है तो उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके वो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं।
हाँ, एक पप्पू साहू जी हैं, उन्होंने वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा 2 अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या करें? ये भी क्या अकाउंट फ्रीज है उनका। तो आप साइबर थाना से जाके या बैंक से जाके ये पता कीजिए कि आपका अकाउंट किस पुलिस स्टेशन से फ्रीज है। अगर गोपालगंज से फ्रीज है तो यहाँ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी लेके यहाँ आप आइए, और अगर किसी दूसरे स्टेट से होगा तो यहाँ से बता दिया जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, आपको वहाँ जाके उस चीज़ के बारे में संपर्क करना होगा अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो। और जिस ट्रांजैक्शन से फ्रीज है उस ट्रांजैक्शन का आपको डिटेल रखना होगा कि कहाँ से पैसा मंगवाए हैं जिसके कारण वो फ्रीज हुआ है, और उसका डिटेल, अपना सारा बैंक का डिटेल, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड सारा लेके आपको कंसर्न पुलिस ऑफिस जाना होगा जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज है। व्हाट्सएप पे लोन पे लिंक, व्हाट्सएप पे जो लिंक, सीधा एक चीज दिमाग में रखना है, ये लिंक या अननोन नंबर से कॉल ये सभी को आते हैं, हम लोगों को भी आते हैं, सभी लोगों को आता है। वो नंबर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, अनजान नंबर से आने वाला कोई भी कॉल उसको रिसीव नहीं करना है। लेकिन अगर मजबूरी है कि रिसीव हम कर ले रहे हैं तो उसको क्या करना है कि जैसे आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम का नहीं, उसको ब्लॉक कर देना है। पहला, व्हाट्सएप पे लिंक आता है तो कॉमन सा है, अगर अनजान नंबर से लिंक आ रहा है तो उस नंबर को ब्लॉक कर देना है। लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कितना भी आपको ऑथेंटिक क्यों न लगे। और अगर अनजान नंबर से आपको कॉल आ रहा है या अनजान व्हाट्सएप से आपको लग रहा है कि ये सस्पेक्टेड है, तो उसके लिए भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है संचार साथी नाम का एक पोर्टल है। उसमें जाके चच्छू एक सेक्शन होगा, संचार साथी.com। जब आप गूगल पे कीजिएगा तो उसके बाद चच्छू पे जाके जिस नंबर से कॉल आ रहा है, आपको लग रहा है कि अगर वो फ्रॉड है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो उस नंबर को वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। वो नंबर अगर सही में फ्रॉड होगा तो इंडियन गवर्नमेंट उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। तो और एक चीज और ध्यान देना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, गूगल को कभी भी ऑथेंटिक नहीं मानना है। कस्टमर केयर का नंबर गूगल पे कभी नहीं खोजना है। बहुत सारे लोगों का पैसा कट चुका है गूगल पे कस्टमर केयर नंबर खोजने से। जैसे गूगल पे आप पेटीएम का कस्टमर केयर या फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर खोजते हैं, वो रीडायरेक्ट हो जाता है फ्रॉड वाले वेबसाइट पे, और उससे क्या होता है कि वो आपका डिटेल्स लेते हैं, उसके बाद फिर कोई या तो लिंक डाउनलोड करवाता है, एपीके फाइल डाउनलोड करवाता है, या आपका डिटेल के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसा वो काट लेते हैं। तो कभी भी गूगल पे ट्रस्ट नहीं करना है। गूगल कोई सरकारी नहीं है या किसी भी कंपनी का वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। उस पर कोई भी, हम भी आपका नंबर डाल सकते हैं, आप भी मेरा नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी कोई भी डाल सकता है। तो अगर हमको कस्टमर केयर का नंबर खोजना है तो फ्लिपकार्ट का जैसे खोजना है तो फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल ऐप में जाएंगे, ऐप में जाना है, ऐप में जाके उसका कस्टमर केयर से बात करना है। अमेजोन के ऐप में जाके उसके कस्टमर केयर से बात करना है, या किसी हॉस्पिटल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है तो उसका ऑफिशियल, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप गूगल से मत कीजिए। ज़्यादा 90% चांस है कि आप उसमें साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं अभी के समय में। तो अगर हम यहाँ हैं, अगर हम गोपालगंज में हैं, यूपी के किसी हॉस्पिटल का बुकिंग करना है तो वहाँ के जो नज़दीकी हैं या कोई हैं उनको आप बोलिए वो बुक करने। ऑनलाइन अगर आप करने जाइएगा तो ज़्यादा संभावना, अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। अगर बड़ा हॉस्पिटल भी है तो उसका ऑथेंटिक वेबसाइट से जाके हम उसका वो कस्टमर केयर नंबर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि वेबसाइट ऑथेंटिक है नहीं। बिना सोचे समझे गूगल पे कस्टमर केयर नंबर आप सर्च करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। 90% चांस है कि आप उस पर फ्रॉड का शिकार हो जाइएगा। और एक आता है कि लोन लेने के लिए कि आप लोन ले लीजिए, इतना कम ब्याज दर पे आप लोन ले सकते हैं। तो ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको लोन लेना है तो बैंक में जाके डायरेक्ट फिजिकली रूप से आप वो चीज़ प्रोसेस कीजिए। अनजान नंबर से आने वाला कोई भी रिक्वेस्ट या अनजान नंबर से आने वाला किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं फंसिए। SBI योनो इज इट सेफ? देखिए एक चीज़ और समझना है, ये अभिमन्यु सिंह ने ये सवाल पूछा है कि SBI योनो जो है, SBI योनो जो कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूज होता है, क्या वो सेफ है? SBI भी सेफ है, UPI भी सेफ है। फ्रॉड कैसे होगा? जैसे मेरे पास एक बक्सा है,
जो कि सेफ है, बहुत ही सेफ है, उसको कोई नहीं चुरा सकता है। लेकिन उसका चाबी अगर हम किसी को दे देंगे तो वो तो आके ले सकता है। योनो सेफ है, लेकिन अगर हम अपना मोबाइल ही किसी को दे देंगे, उसको पासवर्ड भी दे देंगे, उसको सारा अकाउंट का डिटेल दे देंगे, तो वो तो योनो से पैसा निकाले। योनो को क्या पता कि आप कौन है, उसको तो बस जाता है कि हाँ पासवर्ड है और ये नंबर, ये मोबाइल यूज हो रहा है। तो योनो भी सेफ है, यूपीआई भी सेफ है। तो आपको ये समझना है कि उसका यूज कैसे करें। अगर आप मोबाइल आपका सही है, मोबाइल में कोई आलतू फालतू चीज नहीं है, ये कोई मालवेयर या वायरस नहीं है, तो फिर योनो बिल्कुल सेफ है। अमरजीत सिंह ने पूछा है कि जय हिंद सर जी, मेरा एक प्रश्न कि अगर कोई पुलिसकर्मी ड्रीम 11 खेलते हैं और वह कोई बड़ा रकम जीतता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है विभाग के द्वारा? तो इसमें मेरा कहना यही है कि हाँ, आप पे विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। वो इसलिए की जा सकती है कि ड्रीम 11 सबसे पहले की थर्ड पार्टी ऐप है और ड्रीम 11 भले ही लीगल है इंडिया में, लेकिन पुलिस पर्सनल के लिए या फिर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए वो यूज नहीं करना है। इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि जब आप मोबाइल फोन में थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका सारा डिटेल ले लेते हैं और उसका कोई उस तरीके से ऑथेंटिक नहीं। अगर वो हैक हुआ या वो आपकी जानकारी कहीं दे दिया तो आप एक सोचिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसलिए जो पुलिस पर्सनल हैं, अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हैं और अगर आप जीतते हैं पैसा या कुछ भी उस तरीके का, पहले तो खेलना ऐप ही डाउनलोड नहीं करना चाहिए आपको और खेलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। व्हाट्सएप पे जो लिंक आ रहा है उससे कैसे बचा जाए? उस लिंक पे क्लिक मत कीजिए। वो जो अनजान नंबर से आ रहा है उसको ब्लॉक कीजिए। संचार साथी के चक्षु पोर्टल पे जाके उसको रिपोर्ट कीजिए। हाँ, राजपूत मनीष सिंह ने क्वेश्चन किया है, क्या फायदा डिजिटल भारत का और यूपीआई का, इसको बैन कर देना चाहिए? आखिर क्यों सिर्फ भारत में ही ऐसा भ्रष्टाचार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और देश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भारत में? ये आपके पास एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि देश में ही नहीं है। आप सर्च करके देखिए। हाँ, भारत में थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा वो इसलिए है क्योंकि लोगों को जानकारी कम है, लोग इसके बारे में अवेयर कम है, तो वो आसानी से या तो पासवर्ड दे देते हैं, ओटीपी दे देते हैं या लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो आसानी से फ़ोन हैक हो जाता है और वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सही में सर्च करके अगर आप गूगल पे देखिए तो पता चलेगा कि एक साइबर फ्रॉड का इंटरनेशनल मॉड्यूल है जो कि हर देश में वो काम कर रहा है और हर देश के लोग उसके शिकार हो रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों या अमेरिका इतना विकसित है लेकिन वहाँ के लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। अगर एपीके फाइल डाउनलोड करवा दिया गया उनके मोबाइल में या हैक कर लिया गया तो वो भी शिकार हो जाएंगे। उनका मोबाइल क्या ये ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है और नहीं हो रहा है। तो आप सर्च करके देखिए यूट्यूब पे जाके या गूगल पे इस चीज़ के बारे में, डेटा के बारे में, आपको पता चलेगा सिर्फ भारत ही नहीं सभी देश इसके शिकार हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे जो इसमें 70 to 80% भूमिका निभाता है आपका जानकारी का। जो चीज़ आप डिजिटल चीज़ यूज कर रहे हैं उसका जानकारी होना चाहिए, उसका सारा सेटिंग्स का जानकारी होना चाहिए, कैसे इसको सिक्योर रखे जाए उसका जानकारी होना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें उसका जानकारी होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, अभी आप लोग इस चीज़ से बच के रहिएगा। इस तरीके का कॉल आ रहा है अभी
कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे आपके पास कॉल जाएगा। आमतौर पे गांव के महिलाओं के पास या उनके पास ये कॉल जाता है कि हम इस गांव के मुखिया बोल रहे हैं या उसी गांव के मुखिया बोल रहे हैं जो आपको ग्रामीण आवास के तहत 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया आपको मिलने वाला 3 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप 40,000 रुपया या 50,000 रुपया पहले हमको भेज दीजिए। तो इंदिरा आवास के नाम पे या प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे आपको कॉल जा सकता है। वो बोलेगा कि अर्जेंट में भेजिए, तुरंत आपका वो पैसा हो जाएगा, नहीं भेजिएगा तो आपका इशू नहीं होगा। तो इससे बचना है, उसको पैसा दीजिएगा तो वो आप खुद साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाइएगा। इंदिरा आवास के और अभी लैंड सर्वे जो हो रहा है उसके नाम पे भी आपको कॉल जा सकता है कि हम सीओ साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं, एसडीएम साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका मोटेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, अभी नहीं दीजिएगा तो आपका लैंड किसी और के नाम पे हो जाएगा। तो इससे बचना है। अनजान नंबर से आपको कभी कॉल नहीं किया जाएगा। अगर इन केस अगर कॉल आता है, आपको लगता है किसी ऑफिस से आ रहा है या सीओ सर के ऑफिस से आ रहा है, तो आप खुद जाइए सीओ सर के ऑफिस में जाइए, वहां जाके आप फिजिकली पूछ लीजिए कि सर ये इस रिगार्डिंग कॉल आया था तो क्या करना है हमको। अगर आपको लगता है कि नहीं एकदम इम्पोर्टेंट है तो। लेकिन कॉल पे आने वाला किसी तरीके का वेरिफिकेशन का वहां पे जवाब मत दीजिए या कोई डॉक्यूमेंट उसको मत दीजिए या अपना कोई पर्सनल जानकारी नहीं दीजिए। तो ये चीज अभी आएगा। ये चीज अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है फ्रॉड का, क्योंकि जमीन सर्वे के नाम पे आपको तरह तरह के कॉल आ सकते हैं और आपको डराया जाएगा कि आपका जो यहाँ का जमीन है वो किसी और के नाम पे चढ़ गया। हो सकता है आपको डेटा भी दे, वो सारा डेटा बताएगा कि फलना सिंह है, उनका नाम का है, आपके पिताजी ये हैं, दादा ये हैं और उनके नाम पे ये जमीन चढ़ गया है, तो इसके लिए आपको ये चीज करना होगा। तो उसमें डरना नहीं है। उसमें आपको संबंधित जो शाखा है या सीओ सर के यहाँ, एसडीएम जिनके यहाँ भी, या फिर आप संबंधित थाना में भी जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उसमें फंसना नहीं है। हाँ, प्रत्येक प्रखंड के पंचायत में एक शिविर का आयोजन किया जाए महोदय, प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा किया जाए। हाँ, ये हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। तो जो लोग भी ऐसा है जो कि जो लोगों को बुला सकते हैं, तो वो साइबर थाना गोपालगंज आके हम लोग से मिल सकते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि वो शिविर इस तरीके का आयोजन करें। अगर वो आयोजन ऐसा करते हैं, हम लोग भी बराबर स्कूल में जाके ये तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन गांव में हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम लोग भी इनिशिएटिव लेंगे कुछ दिन में। लेकिन आप लोग को अगर लगता है तो आप लोग साइबर थाना आइए, हम लोग जरूर साथ में चलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को सारा चीज बताया जा सकता है। क्योंकि साइबर फ्रॉड से बचने का जो सबसे कारगर तरीका है वो यही है कि आप जानकारी रखिए। साइबर फ्रॉड से बचने का जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, इसके लिए पुलिस प्रशासन से कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। इसके लिए आप थाने पे आके एक बार बात कर सकते हैं। अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, जाकिर हुसैन ने पूछा कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो उसके लिए यदि आपको लग रहा है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसका सारा डिटेल है आपके पास, वो डॉक्यूमेंट है, तो वो सारा लेके आप संबंधित थाना को इस चीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। 2-4 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बिल्कुल, अगले बार से जब हम लोग लाइव होंगे तो 2-4 घंटे नहीं, 2-3 दिन पहले ही इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देंगे पेज के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये जो भी अगर आपको कोई जानकारी है, अगर जैसे अभी जो लोग देख रहे हैं या फिर कहीं से भी उनको जानकारी, कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़ देखते रहते हैं, उनको जानकारी होता है साइबर फ्रॉड का, तो वो क्या करें, अपने घर वाले को ये चीज़ बताएं, अपने बगल वाले को ये चीज़ बताएं। और एक चीज और, अभी सर्वे के नाम पे अगर आपके यहाँ आता है कोई, अलग-अलग नहीं समझ में आता है, जैसे काम कर रहा है कि यार हो या स्टेशन डायरी हो, तो सब साथ में नहीं ले जाया जाता है। सर्वे के नाम पे अगर आता है तो कहीं पर भी अपना अंगूठा नहीं देना है। अंगूठा देने से पहले वेरीफाई करना है, अंगूठा देना ही नहीं है। अगर आपके घर पे आता है कि ये सर्वे है या फिर जो है, वहाँ पे अंगूठा लगाना आपका आवश्यक है। आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, तो आप अंगूठा कहीं नहीं लगाना है। इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अंगूठा लगाने से पहले हमेशा वेरीफाई करना है। तो यही है, और आगे भी हम लोग इस तरीके का सेशन करते रहेंगे।
और बस एक चीज़ लास्ट में कि आप 2-3 चीज़ याद रखिए हमेशा। 1930 अगर कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है 1930 पे कंप्लेन कीजिए। cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर सकते हैं। और गोपालगंज पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आप अगर मोबाइल भुला जाता है तो या कुछ ऐसा होता है तो ई-सनहा कर सकते हैं। और गोपालगंज पुलिस के फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कीजिए और इसका लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी फैल सके। और कुछ भी प्रॉब्लम होने पे आप लोग साइबर थाना या अपने नज़दीकी थाना से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और एक और संचार साथी जो पोर्टल है वो जाके आप लोग जरूर देखिए कि क्या क्या उसमें फीचर है। संचार साथी पोर्टल पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा सेक्शन है, टैपअप है, चक्षु है, तो उसमें आप देखिए कि सरकार क्या कर रही है आपके लिए, ये चीज़ देखिए। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए कि हमेशा मतलब 24 घंटा में कम से कम 10 मिनट हमको देना है अपने कैसे हम फ़ोन को सिक्योर रखें, बैंक अकाउंट को सिक्योर रखें, अपना सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर रखें। इसके लिए 10 मिनट आप ऑफिशियल पुलिस के वेबसाइट पे, भारत सरकार के वेबसाइट पे, ये जो आपका जिला है उस जिला के जो संबंधित पदाधिकारी या थाना का जो अगर वेबसाइट है उस पे जाके विजिट कीजिए। यूट्यूब पे देखिए, साइबर दोस्त है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उससे व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें डेली आता है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचा जाए, तो साइबर दोस्त को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जागरूकता रखना है और दिन भर में 10 मिनट कम से कम साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, मोबाइल को कैसे सिक्योर रखा जाए, अकाउंट को कैसे सिक्योर रखा जाए, सिक्योर तरीके से कैसे ट्रांजैक्शन किया जाए, इसके लिए आप देखिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और ऑथेंटिक चैनल पे ये चीज़ डेली कम से कम करना चाहिए आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इतने लोगों आप लोग गोपालगंज पुलिस से जुड़े। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि पहले से ही आपको जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और बहुत बहुत धन्यवाद।